हेलो क्लास 9 कैसे हो बच्चों? बच्चों आपका एक बार फिर बहुत-बहुत स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद अंजू मैम में। बच्चों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपकी कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 जिसके गद्य खंड में हम लोग पाठ पढ़ेंगे आज कीचड़ का काव्य। बच्चों ये वाला जो पाठ है ना ये पहले आपके एनसीईआरटी सिलेबस से बाहर कर दिया गया था लेकिन इसे वापस जोड़ दिया गया है इसलिए हम लोग इसे पढ़ेंगे। और कुछ बच्चों की किताबों में ये पाठ नहीं है तो आप लोग इसे सर्च कर सकते हैं, एनसीईआरटी की वेबसाइट से ले सकते हैं या यहाँ पर भी मैंने आपके लिए कंटेंट दिया हुआ है वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले जानते हैं लेखक के बारे में। तो बच्चों कीचड़ का काव्य पाठ के जो लेखक हैं वो हैं काका कालेलकर जी। काका कालेलकर का जन्म महाराष्ट्र के सतारा नगर में सन 1885 में हुआ था। काका की मातृभाषा मराठी थी। उन्हें गुजराती, हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान था। गांधी जी के साथ राष्ट्रभाषा प्रचार में जुड़ने के बाद काका हिंदी में लेखन करने लगे। आज़ादी के बाद काका जीवन भर गांधी जी के विचार और साहित्य के प्रचार प्रसार में जुटे रहे। ठीक है। और महात्मा गांधी के जो अनुयायी थे ना बहुत से बच्चों, जैसे विनोबा भावे जी, सीमांत गांधी है ना जिनका नाम अब्दुल गफ्फार खां था और जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, और उन्हीं के साथ ही काका कालेलकर, उन्हें भी उसी प्रकार से याद किया जाता है। नई दिल्ली में गांधी संग्रहालय के निकट सन्निधि में काका के जीवन से जुड़ी बहुत सी वस्तुएं और उनका साहित्य आज भी देखा जा सकता है ना, आप चाहें तो देख सकते हैं। देश के प्राय कोने कोने में यायावर की तरह भ्रमण करने वाले काका की चर्चित कृतियां हैं। इन्होंने खूब भ्रमण किया और फिर रचनाएं लिखी। तो जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो हिमालयनो प्रवास, लोकमाता जो कि एक यात्रा वृत्तांत है, स्मरण यात्रा जो कि संस्मरण है, धर्मोदय जो कि आत्मचरित संबंधी है, जीवनो आनंद अवारण वार जो कि एक निबंध संग्रह है। काका ने कई वर्षों तक मंगल प्रभात पत्र का संपादन भी किया। कौन सा पत्र बच्चों? मंगल प्रभात पत्र। अब बता उनकी भाषा की बात है तो काका के लेखन की भाषा बहुत सरल थी, सरस, बहुत मीठी और तेजस्वी भी थी, ओज से भरी हुई और सार गर्भित, यानी कि थोड़ी सी बातें वो बड़ी 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 बातें, बड़े बड़े मर्म कह दिया करते थे। ठीक है। और फिर उसके बाद जो ये आप हिंदीतर भाषी लेखक हैं, मतलब मूलतः, लेकिन ये निबंध जो है हिंदी में लिखा गया है। यानी काका जो थे वो कहाँ के थे बच्चों? मातृभाषा उनकी क्या थी? मराठी थी, है ना। लेकिन ये जो निबंध है ये मूलतः यानी कि ओरिजिनली ये हिंदी में ही लिखा गया। ऐसा नहीं है कि इसका अनुवाद किया गया और बाद में ये हिंदी में लिखा गया था। इस ललित निबंध है ना, इस ललित निबंध का क्या मतलब होता है बच्चों? निबंध जो होता है उसमें बहुत सारे तथ्य, फैक्ट, ऐतिहासिक घटनाएं भी हो सकती हैं, लाए जाते हैं। तो लेकिन जो ललित निबंध होता है उसमें सौंदर्य पक्ष, रसात्मक पक्ष पर विशेष ध्यान दिया जाता है ना। तो इसलिए ये एक ललित निबंध की श्रेणी में आता है कीचड़ का काव्य। इसमें उन्होंने कीचड़ की उपयोगिता का काव्यात्मक शैली में बखान किया है। काव्य क्या होता है बच्चों? कविता रूप में किसी बात को कहना जिसमें सौंदर्य की बात की जा रही हो, है ना। तो उन्होंने इसको इस प्रकार से इस पाठ को लिखा है मानो कि ये काव्यात्मक शैली में है। काका कहते हैं कि हमें कीचड़ के गंदे मन पर नहीं अपितु उसकी मानव और पशुओं तक के जीवन में उपयोगिता पर ध्यान देना चाहिए, है ना। वो कहते हैं हमें कीचड़ गंदी होती है, हम सब जानते हैं, लेकिन उसके गंदेपन पर हम क्यों ध्यान दें? हम उसकी उस उपयोगिता पर ध्यान दें जो मनुष्य के लिए है, जो पशुओं के लिए है। उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे ज़्यादा पैदा होने वाले धान की फसल कीचड़ में ही उग पाती है। धान जो होता है ना बच्चों, धान जिससे चावल बनता है ना, वो जो फसल होती है वो कीचड़ में उगती है ना। कितनी मज़ेदार चीज़ें खाते हैं हम लोग, बिरयानी खाते हैं, चावल की पुलाव खाते हैं, है ना, दाल चावल खाते हैं। तो कीचड़ ना होता तो क्या क्या ना होता, मानव और पशु किन नियामतों से वंचित रह जाते। इसकी ये एक वानगीय निबंध बखूबी दर्शाता है। मतलब ये निबंध बताता है कि कीचड़ जिसे हम इतना नापसंद करते हैं, अगर वो ना होता तो सोचिए कि हम
जो लोग थे मनुष्य और पशु भी कितनी नियामतें मतलब कितनी जो अच्छी चीज़ें हैं उनसे हम वंचित रह जाते। तो वो कह रहे हैं कीचड़ हे नहीं श्रद्धेय है, ठीक है ना? इस पढ़ने के बाद हम देखेंगे हमारी भी मानसिकता में परिवर्तन हो जाएगा और हम भी सोचेंगे कि भाई कीचड़ इतनी हे नहीं है, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। कीचड़ का काव्य। आज सुबह पूर्व में कुछ खास आकर्षक नहीं था। रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी थी, है ना? उस दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया था, परंतु बहुत ही थोड़े से समय के लिए। स्वयं पूर्व दिशा ही जहाँ पूरी रंगी न गई हो, वहाँ उत्तर दिशा कर कर के भी कितने नखरे कर सकती। देखते देखते वहाँ के बादल श्वेत पूनी जैसे हो गए और यथाक्रम दिन का आरंभ हो गया। तो यहाँ पर जो काका कालेलकर जी है ना, सुबह का वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं सुबह जब वो बहुत जल्दी उठे तो पूर्व में जब सूरज उगता नहीं है उससे पहले कुछ खास तो नहीं होता है, सूरज उगने के बाद लाली होती है, आकर्षक हो जाता है आसमान, है ना, नारंगी सा। तो कह रहे हैं कि इस समय तक रंग की सारी शोभा उत्तर में जमी हुई थी और उस दिशा में तो लाल रंग ने आज कमाल ही कर दिया था, बहुत लाल रंग था, लेकिन थोड़े ही समय के लिए, है ना। वो कहते हैं कि पूर्व दिशा ही पूरी तरह से रंगी नहीं हो तो फिर उत्तर दिशा में कितनी देर तक वो रंगत या लाली रहती। तो कहते देखते देखते फिर वो वहाँ के बादल भी सफ़ेद हो गए और जैसे रुई की बत्ती होती है ना सफ़ेद, जैसे हम दीपक जलाते हैं उस पर, उसी तरीके से वो सफ़ेद सफ़ेद बादल हो गए रुई जैसे और दिन का प्रारंभ हो गया। श्वेत पूनी मतलब सफ़ेद रुई के जो गोले होते हैं वैसे से, और इस तरह से दिन का आरंभ हो गया। अब वो कहते हैं हम आकाश का वर्णन करते हैं, पृथ्वी का वर्णन करते हैं, जलाशयों का वर्णन करते हैं, पर कीचड़ का वर्णन कभी किसी ने किया है? वो प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चों। कह रहे हैं कि आकाश का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन, जलाशयों का वर्णन, सबका सुंदर सुंदर वर्णन होता है, पर कीचड़ का वर्णन किसी ने नहीं किया। कीचड़ में पैर डालना कोई पसंद नहीं करता। कीचड़ से शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं, अपने शरीर पर कीचड़ उड़े ये किसी को भी अच्छा नहीं लगता और इसीलिए कीचड़ के लिए किसी को सहानुभूति नहीं होती। यह सब यथार्थ है। यथार्थ मतलब जो कुछ बिल्कुल सच है, सब इस बात से सहमत होंगे भाई कि कीचड़ में पैर डालना भला कौन पसंद करता है। कीचड़ से तो शरीर गंदा होता है, कपड़े मैले हो जाते हैं, किसी के ऊपर कीचड़ पड़ जाए तो क्या उसे अच्छा लगता है ना। किसी को भी अच्छा नहीं लगता, किसी दूसरे पर भी कीचड़ पड़ जाए तो हम कहेंगे भाई ये तुम्हारे कपड़े गंदे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं ना। तो किसी को भी कीचड़ से सहानुभूति नहीं होती है। वो कहते हैं ये सब तो ठीक है, किंतु तटस्थता से सोचें तो हम देखेंगे कि कीचड़ में कुछ कम सौंदर्य नहीं है। अब वो कहते हैं लेकिन एक क्षण रुको और तटस्थता से यानी तटस्थ हो जाओ, कीचड़ की बुराई के बारे में मत सोचो, मत जानो कि तुम कीचड़ कितना गंदा होता है, और एक बार बिल्कुल अनबायस्ड फेयर होके सोचो और एक सामने कोई चीज़ है उसकी अच्छाई बुराई सबको सोचो, तटस्थ हो जाओ, भूल जाओ कि कीचड़ गंदा होता है और ऐसे में सोचो तो तुम्हें दिखाई देगा कि कीचड़ में भी कुछ कम सौंदर्य नहीं है भाई। पहले तो ये उन्होंने अब बताना शुरू किया कि किस तरह से कीचड़ में सौंदर्य होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो सबसे पहले तो देखो कीचड़ का रंग कितना सुंदर होता है। जब हम पुस्तकों के गत्ते होते हैं ना, किताबों के जो कवर होते हैं, है ना, घरों की दीवार पर हम जब कलर कराते हैं या घर की दीवारें इस कलर की होती हैं, शरीर पर के कीमती कपड़ों के लिए भी जब हम कीमती कपड़े खरीदते हैं, कुछ एक अलग से डिफरेंट सा कलर हम लेना चाहते हैं तो हम कीचड़ के जैसे रंग पसंद करते हैं। कला विज्ञ लोगों को भट्टी में पकाए हुए मिट्टी के बर्तनों के लिए यही रंग बहुत पसंद है। जो कला के मर्मज्ञ, कला को जानने वाले लोग होते हैं तो उन्हें मिट्टी में जो पकाए जाते हैं ना बर्तन, उसका कलर थोड़ा डार्क सा हो जाता है, कीचड़ जैसा कलर हो जाता है ना, वो वाले रंग के बर्तन बहुत पसंद आते हैं। फोटो लेते समय भी यदि उसमें कीचड़ का एक आध ठीकरे का रंग आ जाए तो उसे वार्म टोन कहकर विज्ञ लोग खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं अगर फोटो लेते हैं ना जो फोटोग्राफर, तो उसमें जब कीचड़ के रंग का बीच में जो आ जाता है कुछ तो एक आध बीच में, तो वो कहते हैं कि उसे वो लोग कहते हैं वार्म टोन है ये, और बहुत खुश होते हैं उस कलर से। पर लोग कीचड़ का नाम लेते ही सब बिगड़ जाता है। तो कहते हैं जब हम उसे वार्म टोन कह रहे हैं तो हमें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जैसे हम उसे कीचड़ कहते हैं तो सबका मूड खराब हो जाता है, भाई ये तो कीचड़ है, गंदा होता है ऐसा। नदी के किनारे जब कीचड़ सूख कर उसके टुकड़े हो जाते हैं
तब वे कितने सुंदर दिखते हैं। ज़्यादा गर्मी से जब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ती हैं और वे टेढ़े हो जाते हैं, तब सुखाए हुए खोपरे जैसे दिख पड़ते हैं। वो कह रहे हैं कि जब नदी के किनारे होते हैं ना, जब पानी कम होता है तो वहाँ पर कीचड़ कीचड़ सी हो जाती है, फिर सूख जाते हैं वो किनारे और वहाँ पर दरारें सी पड़ जाती हैं तेज़ धूप में। वो कह रहे हैं कि वो दृश्य कितना सुंदर लगता है। देखो ऐसा ज़्यादा इस तरीके का दृश्य बन जाता है, दरारें सी पड़ी हैं, एक पेंटिंग जैसी है ना, सुंदर सी दिखती है। ज़्यादा गर्मी से जब उन्हीं टुकड़ों में दरारें पड़ती है और वो टेढ़े हो जाते हैं तो वो सुखाए हुए खोपरे जैसे दिख पड़ते हैं। खोपरा यानी नारियल का जो सूखा हुआ नारियल होता है ना, वैसा सा दिखता है। नदी किनारे मीलों तक जब समतल और वो कहते हैं कि नदी किनारे मीलों तक जब समतल और चिकना कीचड़ एक सा फैला हुआ था। तो नदी के किनारे जहाँ समतल किनारे होते हैं वहाँ दूर दूर तक पानी जब कम हो जाता है तो कीचड़ एक सा फैल जाता है, एक जैसा समतल सा। तो वो जो दृश्य होता है कहते बहुत सुंदर लगता है, वो रंग जो है और वो एक जैसा सारे में, तो बहुत सुंदर लगता है। इस कीचड़ का पृष्ठ भाग कुछ सूख जाने पर उस पर बगुले और अन्य छोटे बड़े पक्षी चलते हैं। तब 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे, ऐसे उनके पद चिन्ह मध्य एशिया के रास्ते की तरह दूर दूर तक अंकित देख इसी रास्ते अपना कारवां ले जाने की इच्छा हमें होती है। तो कहते हैं कि जब ये कीचड़ जो होती है थोड़ा सा सूख जाती है तो उस पर बगुले छोटे बड़े पक्षी चलते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें कीड़े और खाने के लिए अपना भोजन मिलता है। तब उनके जो चलते हैं ना जब ये, तब उनके 3 नाखून आगे और अंगूठा पीछे, तो इस तरीके के उनके जो पद चिन्ह होते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मध्य एशिया के रास्ते की तरफ हैं। और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि चलो इसी रास्ते पर पद चिन्ह हैं, जा रहे हैं तो इधर ही हम अपना भी कारवां ले चलें, है ना। देखिए इस तरीके के, ये देखिए पद चिन्ह कुछ इस तरीके से बन जाते हैं। फिर जब कीचड़ ज़्यादा सूखकर ज़मीन ठोस हो जाए तब गाय, बैल, पाड़े, भैंस, भेड़, बकरे, है ना, ये सब जो पशु हैं, पाड़े क्या कौन होते हैं बच्चों, भैंस के जो बच्चे होते हैं ना, इत्यादि के पद चिन्ह उस पर अंकित होते हैं, तो उसकी शोभा और ही है। और फिर जब 2 मदमस्त पाड़े अपने सींगों से कीचड़ को रौंद कर आपस में लड़ते हैं, तब नदी किनारे अंकित पद चिन्ह और सींगों के चिन्हों से मानो महिष कुल के भारतीय युद्ध का पूरा इतिहास ही इस करदम लेख में लिखा हो, ऐसा भास होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि जब कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा हो बैल जो होते हैं ना, बैल जो भैंस के बच्चे बैल ही तो कहलाते हैं, तो मस्त हो जाते हैं और कभी कभी लड़ते हैं तो अपनी सींगे लड़ाते हैं, ज़मीन में रगड़ रहे हैं और आपस में ज़मीन को रौंदते हैं, तो कीचड़ रौंद देते हैं, तो उनके कहीं पैरों के चिन्ह हैं, कहीं उनके सींगों के चिन्ह हैं, तो ऐसा लगता है कि उस पर उन्होंने पूरा का पूरा भारतीय युद्ध महिषकुल का इतिहास लिख दिया हो उनके करदम लेख में, यानी उनके जो चिन्ह बने हैं वो उस तरीके से, है ना। ये देखिए, तो कीचड़ देखना हो तो गंगा के किनारे या सिंधु के किनारे, और इतने से तृप्ति ना हो तो सीधे खंबात पहुंचना चाहिए। तो वहाँ मही नदी के मुख से आगे जहाँ तक नज़र पहुँचे वहाँ तक सर्वत्र सनातन कीचड़ ही देखने को मिलेगा। वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें कीचड़ देखने का मन है ना तो गंगा के किनारे चले जाओ या सिंधु नदी के किनारे चले जाओ, बहुत विशाल नदियाँ हैं ना ये, और इसके किनारे तुम्हें कीचड़ कीचड़ दिखाई देगी। और इतने से भी अगर तुम्हें तृप्ति ना हो तो सीधे खंबात पहुंच जाओ। खंबात भी स्थान की बात कर रहे हैं, तो कह रहे वहाँ पर मही नदी का जो मुख है, जो स्रोत है, वहाँ से आगे जब जहाँ तक नज़र पहुँचेगी वहाँ तक तुम्हें सर्वत्र सनातन कीचड़ ही देखने को मिलेगा। सर्वत्र यानी सब जगह, सनातन यानी कि जो पता ही नहीं लगता, जो कहाँ से शुरू हुआ, जो बहुत प्राचीन काल से शुरू होता है और जिसका कोई अंत नहीं है, कभी समाप्त नहीं होता है, उसे हम सनातन कहते हैं। तो सनातन कीचड़ ही देखने को मिलेगा। इस कीचड़ में हाथी डूब जाएंगे ऐसा कहना न शोभा दे, ऐसी अल्पोक्ति करने जैसा है। वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा बोलें कि इस कीचड़, इतना कीचड़ है भाई, इसमें तो हाथी भी डूब जाएंगे, अगर हम ऐसा कह रहे हैं ना तो ये तो बहुत छोटी बात कह रहे हैं भाई, ये तो बहुत अल्प युक्ति है, बहुत छोटा उदाहरण है ना। ऐसा नहीं है भाई, ये शोभा भी नहीं दे रही है ऐसी बात कहना। वहाँ तो वो कीचड़ है जिसमें पहाड़ के पहाड़ उसके अंदर डूब जाएंगे, लुप्त ही हो जाएंगे, पता ही नहीं लगेगा कहाँ चले गए पहाड़, इस कदर वहाँ पर कीचड़ है। हमारा अन्न कीचड़ में से ही पैदा होता है, इसका जागृत भान यदि हर एक मनुष्य को होता तो वह कभी कीचड़ का तिरस्कार न करता। वो कहते भी
अभी आपने देखा था ना, हमने जब कवि के लेखक के बारे में पढ़ रहे थे ना, तो उन्होंने बताया था ना, धान जो है यानी हमारा जो अन्न है, धान वो कीचड़ में पैदा होता है बच्चों से। कि देखो कीचड़ में ऐसे पैरों को कीचड़ में डाल के पौधे रोपने पड़ते हैं धान के, तब वो उसमें उगता है। तो कीचड़ में ही उसको बहुत पानी की ज़रूरत होती है और इस तरह की ज़मीन की ज़रूरत होती है जिसमें धान उगता है, जिसको फिर बाद में हमारे पास वो रिफ़ाइन होके चावल आता है और बहुत अच्छी तरह तरह के चावल आते हैं और हम लोग खूब आनंद उठाते हैं ना बच्चों। तो वो कह रहे हैं कि हमारा अन्न कीचड़ में से ही पैदा होता है। अगर इसका जागृत भान मतलब एहसास हो जाए, हमें इसको जागृत हो जाए, हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाए, हमें पता लग जाए ना हर एक मनुष्य को यदि, तो वो कभी कीचड़ का तिरस्कार नहीं करेगा। और फिर कहते हैं, देखो कितनी अजीब बात है ना, एक अजीब बात तो देखिए, पंक शब्द घृणास्पद लगता है, जबकि पंकज शब्द सुनते ही कवि लोग डोलने और गाने लगते हैं। पंक माने कीचड़ और पंकज माने बच्चों कमल। तो कह रहे हैं कि पंख शब्द तो इतना गंदा, इतना घृणा, हमें उससे घृणा सी होती है। और जबकि पंकज, उसमें ज लग जाता है तो बन जाता है पंकज। और ये शब्द सुनते ही कवि लोग कविताएं लिखने लगते, खूब खुश हो जाते हैं और गाने लगते हैं। मल बिल्कुल मलिन माना जाता है। इसी तरह से वो दूसरा शब्द कहते हैं कि जो मल शब्द है, मल का मतलब जो होता है ह्यूमन वेस्ट होता है, जिसे हम पॉटी कहते हैं, है ना। तो कहते हैं कि मल जो है बहुत गंदा, मलिन बिल्कुल माना जाता है, सुनते ही हमें घृणा होती ना। किंतु कमल शब्द सुनते ही चित्त में प्रसन्नता और आह्लादकत्व फूट पड़ते हैं। कहते हैं लेकिन कमल जब हम कहते हैं तो हमें इतना अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता होती है, हमारा मन अंदर से जो है प्रफुल्लित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है। तो कह रहे कवियों की ऐसी शून्य युक्ति शून्य वृत्ति उनके सामने हम रखें तो वो क्या कहेंगे। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम मान लो कवियों से कहें कि भाई ये कौन सी तुम्हारी युक्ति है, ये क्या, ये तो बिल्कुल युक्ति शून्य बात है, इसमें तो कोई लॉजिक ही नहीं है, ये तुम पंख को तो बुरा कहते हो, पंकज को अच्छा कहते हो, मल को बुरा कहते हो और जो है कमल को अच्छा कहते हो। तो हम अगर उनके सामने ये कहेंगे तो वो पता है क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि आप वासुदेव की पूजा करते हैं, इसलिए वसुदेव को तो नहीं पूजते। वासुदेव यानी वासुदेव कृष्ण, और वसुदेव जो कृष्ण के पिता थे। तो कह रहे उन्हें तो नहीं पूजते, हीरे का भारी मूल्य देते हैं किंतु कोयले या पत्थर का नहीं देते, और मोती को कंठ में बांध कर फिरते हैं किंतु उसकी मातुश्री को गले में नहीं बांधते। तो वो क्या कहेंगे कि भाई तुम जो है हीरे को तो बहुत कीमती समझते हो, हीरे की तो खूब कीमत दे देते हो, लेकिन कोयले की खान से ही तो हीरा भी निकलता है भाई, तो उसको तो तुम नहीं वैल्यू करते हो, उसका तो कोई मूल्य नहीं देते हो। इसी तरह से मोती है, मोती की माला तो तुम खूब पैसे देकर खरीदते हो, गले में बांध कर घूमते हो, लेकिन उसकी जो मातुश्री हैं जिनके गर्भ से ये मोती निकला है, वो जो सीपी है उसे तो गले में नहीं बांधते। तो वो कह रहे हैं तो वो ऐसा ही बोलेंगे। इसलिए कम से कम इस विषय पर कवियों के साथ तो चर्चा न करना ही उत्तम। तो कह रहे हैं फिर चलो छोड़ो, इस विषय पर कवियों के साथ तो कोई चर्चा करना ही बेकार है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जो कीचड़ है वो कितना श्रेष्ठ होता है, वो हमारे लिए कितना उपयोगी होता है। तो हमें अंततः हम ये कह सकते हैं, कवि ये कहना चाहते हैं बच्चों कि चीज़ें जो हमें बुरी होती हैं, जो घृणास्पद होती हैं, उसमें भी कोई ना कोई गुण होता है। हर चीज़ में, हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण ज़रूर होता है, तो हमें उसके गुणों की ओर ध्यान देना चाहिए, है ना। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, और समझ में आया तो फटाफट से लाइक करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।